हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष गुप्ता स्मार्ट स्टडी क्लासेस गरोठा के इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हम देखने वाले हैं भारतीय संसद को। भारतीय संसद के अंतर्गत आज हम लोग राज्यसभा को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लोकसभा को कवर करेंगे। तो राज्यसभा से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम से बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर में कवर किया गया है। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारतीय संसद के बारे में। संसद का मुख्य काम क्या होता है? विधि का निर्माण करना। क्या है? विधि का निर्माण करना। भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है वह हम लोगों ने किस देश के संविधान से ली है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली है। किस देश के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से ली है। संसदीय शासन प्रणाली को हम लोग वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। यह प्रश्न भी हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। किस नाम से? वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से जानते हैं। भारतीय संसद का वर्णन हमें भारतीय संविधान में कहां पर देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 79 से लेकर कहां? अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। कहां से? 79 से लेकर 122 तक। और संसद के हमें कितने अंग दिखाई देते हैं? तो हमें संसद के 3 अंग दिखाई देते हैं। एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। क्या है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का वर्णन हमें अनुच्छेद 79 में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति 52 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 के अंतर्गत और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 के अंतर्गत देखने को मिलता है। क्या है? संसद 79, राष्ट्रपति 52 और राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। तो आइए देखते हैं इससे क्या प्रश्न हमारे एग्जाम से बन सकते हैं। सबसे पहला तो राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। क्या है? राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद में नहीं बैठता है, परंतु वह संसद का अभिन्न अंग है। और राज्यसभा से संबंधित क्या प्रश्न हमारे एग्जाम से बन सकते हैं नॉर्मली? कि राज्यसभा को हम लोग द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं। किस सदन के नाम से? द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं। और इसे हम उच्च सदन भी कहते हैं और इसे हम स्थायी सदन भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम राज्यों की सभा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यों की सभा। और 1954 के पहले इसका जो नाम था वह था राज्य परिषद। क्या था? राज्य परिषद। 1954 के पहले हम राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जानते थे और लोकसभा को जनता के सदन के नाम से जानते थे। क्या? 1954 के पहले लोकसभा का क्या नाम था? जनता का सदन। जनता का सदन। और देखते हैं कि लोकसभा के क्या क्या नाम बन सकते हैं। इसे हम निम्न सदन भी कहते हैं। क्या? निम्न सदन कहते हैं। यह द्वितीय सदन है तो यह कौन सा हुआ? यह प्रथम सदन हुआ। यह कौन सा है? प्रथम सदन हुआ। इसका जो चुनाव है वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए हम इसे जनता का सदन कहते हैं। और इसे हम लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। लोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं। और यह कैसा है? एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि राज्यसभा को हम द्वितीय सदन के नाम से भी जानते हैं, उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं, स्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती है। राज्यों की सभा के नाम से जानते हैं क्योंकि राज्यसभा राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है। क्या है? राज्यसभा राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है। इनके सदस्यों का चुनाव भी राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही होता है। 1954 के पहले इसका नाम राज्य परिषद था। और लोकसभा के संबंध में हम लोगों ने क्या देखा? इसे हम निम्न सदन कहते हैं, इसे हम प्रथम सदन भी कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। और 1954 के पहले इसका क्या नाम था? जनता का सदन। तो आज हम देखने वाले हैं राज्यसभा को। तो राज्यसभा के संबंध में जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम से बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को देखने की कोशिश करते हैं। राज्यसभा के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि यह उच्च सदन है और यह एक स्थायी सदन है, यह राज्यों की सभा है और यह एक द्वितीय सदन है। और भी बहुत सारे प्रश्न जो बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राज्यसभा में कि राज्यसभा का गठन कैसे होता है। क्या देखते हैं? राज्यसभा का गठन। तो यदि बात की जाए कि राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम
3 अप्रैल, कब? 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। और 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। क्या पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुई थी और 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। और देखते हैं कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है इसकी। क्या? अधिकतम सदस्य संख्या, तो अधिकतम सदस्य संख्या इसकी 250 है। कितनी है? 250। परंतु वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसमें? तो 245 सदस्य वर्तमान में हैं। कितने? वर्तमान में 245 सदस्य हैं। और यदि हम 245 सदस्यों का वर्गीकरण करें तो हमें यह 3 रूपों में दिखाई देते हैं। पहले जो हमें यूटी से चुने जाते हैं सदस्य, तो 8 सदस्य यूटी से चुने जाते हैं, अर्थात कि यूनियन टेरिटरी। यदि हम हिंदी में बात करें तो हम इसे केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। क्या? 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 225 सदस्य जो है राज्यों से चुने जाते हैं। कहाँ से? राज्यों से, अर्थात कि स्टेट से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 225 सदस्य स्टेट से चुने जाते हैं और यूनियन टेरिटरी से 8 सदस्य चुने जाते हैं। इसके अलावा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और यह जो 12 सदस्य हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा, 4 क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा से बिलोंग करते हैं। और इससे संबंधित 1-2 प्रश्न और बन सकते हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक संख्या किस राज्य की है? तो जिस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक होगी उसी राज्य का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भी हमें राज्यसभा में दिखाई देता है। तो किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश की हमें राज्यसभा की सीटें भी सर्वाधिक देखने को मिलेगी। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 11 सीटें हैं। और यदि बिहार की बात की जाए तो 16 सीटें हमें बिहार की देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश की 31, मध्य प्रदेश की 11 और बिहार की 16 सीटें हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा देखते हैं हम लोग निर्वाचन को, कि निर्वाचन कैसे होता है और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आप देखते हैं राज्यसभा के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। देखते हैं योग्यता में बहुत सारी योग्यता हैं कि वह भारत का नागरिक हो, वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। यह ध्यान देने योग्य वाली बात है कि लाभ के पद का वर्णन हमें अनुच्छेद 102 के अंतर्गत देखने को मिलता है। लाभ का पद अनुच्छेद 102 के अंतर्गत देखने को मिलता है। लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। तो इनमें हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो एक ही योग्यता हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। क्या है? 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा देखते हैं हम लोग निर्वाचन कैसे होता है। क्या देखते हैं? निर्वाचन तो राष्ट्रपति की ही तरह इनका भी निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। किस तरीके से? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इनका निर्वाचन होता है। और किसके द्वारा चुने जाते हैं? यह राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, और एक अनुसूची है, अनुसूची 4, जहां पर हमें राज्यसभा की सीटों के आवंटन संबंधी बात बताई गई है। अनुसूची 4 के अंतर्गत क्या बताया गया है? अनुसूची 4 इसमें बताया गया है कि किस राज्य की कितनी सीटें राज्यसभा में होंगी, वो भी जनसंख्या के आधार पर इसका बंटवारा किया जाता है। और इसके अलावा देखा जाए तो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या है? 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 80A के तहत। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 80A के तहत मनोनीत किया जाता है। तो आप इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो यह क्या है? एक स्थायी सदन है और यह कभी भंग नहीं होती है। इसका कार्यकाल हमें 6 वर्ष देखने को मिलता है। कितना? 6 वर्ष देखने को मिलता है। तो देखते हैं एक बार अच्छी तरीके से कार्यकाल को।
सबसे पहली बात यह एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है, अर्थात कि यह कभी भंग नहीं हो सकती है। क्या है? यह कभी भंग नहीं हो सकती है। तो इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल तो 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, अर्थात कि प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। और ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद, क्या प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्य ले लिए जाते हैं। कितने सदस्य नए ले लिए जाते हैं? तो 1/3 सदस्य ही नए ले लिए जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं और 1/3 सदस्य ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो हम लोगों ने कार्यकाल को देखा कि यह एक स्थायी सदन है, कार्यकाल इनका 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्य आ जाते हैं। तो इसके बाद इनके पदाधिकारी देखते हैं कि राज्यसभा में पदाधिकारी कौन कौन से हैं। तो 3 पदाधिकारी हमें मेन रूप से देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सभापति। क्या है? सभापति। और सेकंड है उपसभापति। और तीसरे नंबर पर देखते हैं हम लोग महासचिव को। महासचिव को तो उपसभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति ही उपसभापति होता है। उपराष्ट्रपति। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है कि जो राज्यसभा का सभापति है वह राज्यसभा का सदस्य होता है या नहीं होता है? तो वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यह प्रश्न हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है और जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति? एम वेंकैया नायडू। कौन है? एम वेंकैया नायडू। और पहले कौन थे? तो पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन। राधाकृष्णन। यह भी प्रश्न हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है। और इसके कार्य क्या हैं? तो जो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य होते हैं वही कार्य किसके हैं? सभापति के हमें देखने को मिलते हैं। सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। और उपसभापति के बारे में देखते हैं। यदि सभापति नहीं है तो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपसभापति करता है। और उस संबंध में उसे सभापति के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। और यदि सभापति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे दे सकता है? वह सभापति को दे सकता है। और उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है, अर्थात कि जो 245 सदस्य हैं अपने में से किसी को उपसभापति चुनते हैं। और इसके अलावा देखा जाए कि उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो इसे संकल्प प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। संकल्प प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। और यह संकल्प प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कहां पर? राज्यसभा में। और संकल्प प्रस्ताव पारित करने से पहले अर्थात कि 14 दिन पूर्व उपसभापति को सूचना देना आवश्यक है। क्या है? उपसभापति को सूचना देना आवश्यक है। जहां पर भी किसी को हटाया जाए तो 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। यही हमने राष्ट्रपति के संबंध में देखा था, उपराष्ट्रपति के संबंध में देखा है, सभापति के संबंध में देखेंगे, उपसभापति के संबंध में देखेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किसी को भी यदि हटाना हो तो 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। और इसके अलावा देखते हैं महासचिव को। तो महासचिव से क्या प्रश्न बन सकता है कि यह संसदीय दायित्व निभाने में सांसदों की मदद करते हैं। क्या है? संसदीय दायित्व निभाने में सांसदों की मदद करते हैं। तो हमारे एग्जाम में प्रश्न बना है कि पहली महिला महासचिव कौन थी? क्या पहली महिला फर्स्ट लेडी महासचिव कौन थी? तो BS रमा देवी। कौन? BS रमा देवी। आपने लूसेंट में भी इसको पढ़ा होगा कि पहली महिला महासचिव कौन थी? BS रमा देवी। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पदाधिकारियों को भी देखा है। और इसके अलावा एक प्रश्न और यहाँ पर छूट रहा है कि यदि संयुक्त बैठक होती है, क्या संयुक्त बैठक, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है किसी विधेयक के ऊपर, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। यदि लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष जो है लोकसभा का वह करता है। और यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही मौजूद नहीं है तो उस स्थिति में उपसभापति उस बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? उपसभापति। उपसभापति
उस बैठक की अध्यक्षता करता है। तो हम लोगों ने जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से डिटेल ली, जो हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इनके कार्य एवं शक्तियों को, अर्थात कि राज्यसभा की क्या शक्तियां और कार्य हैं, और यह किन मामलों में लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है और किन मामलों में लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। देखते हैं कार्य एवं शक्तियां। कार्य एवं शक्तियां, सबसे पहला है साधारण विधेयक के बारे में। क्या है साधारण विधेयक के बारे में? यदि कोई संसद में साधारण विधेयक आता है तो साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को क्या है, लोकसभा और राज्यसभा को लगभग समान रूप से ही शक्तियां प्राप्त हैं। क्या है, लोकसभा और राज्यसभा को समान रूप से ही शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अलावा देखते हैं धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक के संबंध में तो धन विधेयक के संबंध में हमें लोकसभा की शक्ति अधिक दिखाई देती है और राज्यसभा की शक्ति यहां पर कम दिखाई देती है। क्या शक्ति कम दिखाई देती है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है। क्या है, लोकसभा में ही पेश हो सकता है, लोकसभा में ही पेश हो सकता है। और यदि लोकसभा ने धन विधेयक को पारित कर दिया है तो राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों के लिए ही रोक सकती है। क्या, अधिकतम 14 दिनों के लिए ही रोक सकती है। 14 दिनों तक उसका कोई आंसर नहीं आता है तो यह विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। और इसके अलावा देखते हैं संविधान संशोधन संबंधी विधेयक। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक तो यहां पर भी हमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान रूप से दिखाई देती हैं। क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान रूप से दिखाई देती हैं। इसके अलावा देखते हैं आपातकाल के समय। क्या देखते हैं, आपातकाल के समय। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। आपातकाल के समय यदि आपातकाल की अवधि 1 माह से अधिक है। क्या है, आपातकाल की अवधि 1 माह से अधिक है और उस समय पर लोकसभा जो है भंग है, लोकसभा क्या है, भंग है, तो इस परिस्थिति में राज्यसभा का अनुमोदन लेना आवश्यक है। क्या है, राज्यसभा का अनुमोदन लेना आवश्यक है, अर्थात कि राज्यसभा की परमिशन लेना जरूरी होता है। और इसके बाद देखते हैं कि वह कौन सी शक्तियां हैं जो राज्यसभा को लोकसभा से अधिक मजबूती प्रदान करती हैं। क्या है, लोकसभा कमजोर दिखाई देती है और राज्यसभा मजबूत दिखाई देती है। तो देखते हैं इसको। सबसे पहला तो अनुच्छेद 312। क्या है, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। क्या है, अनुच्छेद 312 में कहा गया है कि राज्यसभा राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। क्या है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, सिर्फ राज्य सरकार का होता है। और यदि राज्यसभा ने उसे राज्य सूची के विषय को यदि राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका हो जाएगा, भारतीय संसद का। किसका, भारतीय संसद का हो जाता है। और यह विधेयक उसे 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। क्या है, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने की शक्ति भारतीय संसद को मिल जाती है। इसके अलावा देखते हैं अनुच्छेद 249 को। क्या है, अनुच्छेद 249 को। इसमें कहा गया है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी हैं, जैसे कि IAS हुआ, IPS हुआ, IFS हुआ, यह अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, यह क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। यह दोनों ही आर्टिकल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि देखें तो लोकसभा में राष्ट्रपति सिर्फ 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, परंतु राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और इसके अलावा किस मामले में अधिक शक्तिशाली है, तो
उपराष्ट्रपति को हटाने वाला जो संकल्प प्रस्ताव है वह सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही पेश हो सकता है। क्या है? राज्यसभा में ही पेश हो सकता है। कौन सा? उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी विधेयक जो है केवल राज्यसभा में ही पेश हो सकता है, अर्थात कि राज्यसभा के संकल्प प्रस्ताव के द्वारा ही उसे हटाया जाता है, परंतु इसमें लोकसभा की भी अनुमति लेनी होती है। परंतु पेश कहां पे किया जाता है? सर्वप्रथम तो राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। इसके अलावा देखिए तो एक दो प्रश्न और बन सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि किन मामलों में लगभग समान शक्तिशाली है। तो हम लोगों ने तो पहले भी देखा है, साधारण विधेयक है उस संबंध में भी वह समान शक्तिशाली है, संविधान संशोधन विधेयक में भी वह समान शक्तिशाली है। इसके अलावा वह राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेती है, लोकसभा के समान ही भाग लेती है। और यदि राष्ट्रपति को हटाना है अर्थात कि महाभियोग प्रक्रिया में भी वह लोकसभा के समान ही भाग लेती है। तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पर देखा है और इसके अलावा देख लेते हैं और क्या फैक्ट हमारे इससे बन सकते हैं। फैक्ट तो पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला फिल्म अभिनेता जो कि राज्यसभा का सांसद बना, क्या है? पहला अभिनेता जो कि राज्यसभा का सांसद बना तो कौन है? पृथ्वीराज कपूर। कौन है? पृथ्वीराज कपूर। और पहली अभिनेत्री जो राज्यसभा की सांसद बनी, यह प्रश्न आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। कौन है? नरगिस दत्त। कौन है? नरगिस दत्त। ये दोनों ही प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर राज्यसभा की सीटें हैं, तो वह कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? पहला है जम्मू और कश्मीर, यहां पर 4 राज्यसभा की सीटें हैं। कितनी? 4 राज्यसभा की सीटें हैं। और दूसरा है दिल्ली, यहां पर 3 राज्यसभा की सीटें हैं। और तीसरे नंबर पर है पुदुचेरी, यहां पर कितनी सीटें हैं? यहां पर 1 सीट है। अर्थात कि हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? तो टोटल 8 सीटें हमें केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की दिखाई देती हैं। तो इतने ही प्रश्न हमारे एग्जाम्स में राज्यसभा से संबंधी बन सकते थे। तो यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जितने भी वीडियो लेक्चर डाले जाएं आपके पास सबसे पहले इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।